नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो हम आज बात करने जा रहे हैं एक नए आईपीओ के साथ, जिसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये इनिशियल पब्लिक ऑफर है दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे, उसके फंडामेंटल के बारे में। तो उसका नाम आप जानते हैं, जैसे कि फेमस आईपीओ है ये। तो दोस्तों, इस आईपीओ का नाम है प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आईपीओ, जो बेसिकली गवर्नमेंट के साथ काम करता है। ये काम करता है आधार कार्ड में, ई साइन में, पैन कार्ड में, जीएसटी और ई केवाईसी में। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेज में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भी करता है। तो इन सारे सेक्टर्स में ये जो है दोस्तों काम करती है। अब जानेंगे इसके डिटेल डिस्कशन, जानेंगे इसका फाइनेंशियल पैरामीटर कैसे हैं, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, और आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, और कैसा रहेगा ये आईपीओ, कितना प्रॉफिट गेन दे के देगा। पर उससे पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अब बात कर लेते हैं प्रोटीन आईपीओ की, जो चेंज इन ग्रोथ है दोस्तों। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी तो दोस्तों 1995 दिसंबर में ये हुई थी। अगर देखें तो इनकॉर्पोरेट दिसंबर 1995 की ये कंपनी है, प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो इसको प्रीवियसली जो पहले कंपनी का नाम था वो था एनएसडीएल ई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उसके नाम से लोग जानते थे, एनएसडीएल ई गवर्नमेंट्स। तो अगर देखें तो द कंपनी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग सिटीजन सेंट्रिक एंड पॉपुलेशन स्केल्स ई गवर्नेंस सोल्यूशन फॉर मोर देन 2 डेकेड्स। तो बेसिकली ये सिटीजनशिप सेंट्रिक में काम करती थी और पॉपुलेशन स्केल अप करने में गवर्नमेंट के साथ हेल्प करती थी। अब अगर हम वहीं बात करें तो जो प्रोटीन ई गवर्नमेंट्स है, बेसिकली ये हैज़ प्लेड ए वाइटल रोल इन डेवलपिंग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कैपिटल मार्केट डेवलपिंग इन इंडिया। तो इंडिया के लिए जो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैपिटल मार्केट में डेवलप करती है ये। द कंपनी हैज़ डेवलपिंग इन इम्प्लीमेंटेड सम ऑफ द मोस्ट क्रूशल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो मोस्ट जो है क्रूशल टेक्नोलॉजी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है इंडिया के लिए, वो ये डेवलप करती है। अब अगर हम बात करें तो सिंस दिसंबर 2022 से, मतलब अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2022 से द कंपनी हैज़ implement and manage 19 प्रोजेक्ट स्प्रेड अक्रॉस सर्वल मिनिस्ट्री। तो ये मिनिस्ट्री के अंदर 19 प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रही है। तो दोस्तों, इसके माइलस्टोन्स की बात करें, कहाँ से ये स्टार्ट हुई है, तो आप देखेंगे 1996 से चालू हुई है, जहाँ एनएसडीएल ई गवर्नमेंट स्टेबल हुई थी डेवलपमेंट सिस्टम के थ्रू 1996। उसके बाद टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क में आई है 2004 में, जहाँ इन्होंने पैन कार्ड इशुएंस शुरू किया, ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग शुरू की। फिर 2005 में इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट सिस्टम की इन्होंने शुरुआत की और सर्विस टैक्स की शुरुआत की 2005 में। फिर 2007 की अगर हम बात करें तो वहाँ ऑनलाइन पैन वेरिफिकेशन पे ये आई है। उसके बाद 2008 में बात करें तो सेंट्रल रैकेट एजेंसी यानी सीआरए के साथ नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में इन्होंने काम किया है। उसके बाद 2011 में बात करें तो जीएसटी पायलट प्रोजेक्ट इन्हें रन किया है, रजिस्टर्ड एएसए फॉर आधार के साथ जो है रजिस्ट्रेशन किया है। तो दोस्तों, ई केवाईसी जो है इन्होंने 2013 में किया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2014 में जो है इन्होंने नेशनल जुडिशियल रेफरेंस सिस्टम एनजेआरएस को डेवलप किया 2014 में। वहीं हम बात करें 2015 में तो एपी अटल पेंशन योजना पे इन्होंने काम किया और वहाँ 2015 में अटल पेंशन योजना पे स्टार्ट करा अपना काम। वहीं बात करें 2016 में तो इन्होंने ई सिग्नेचर विद्या सारथी इम्प्लीमेंट एजेंसी फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म को इन्होंने करा है 2016 में, और वहाँ इन्होंने काम अपना चालू करा, CBFC के नाम से जो जाना जाता है। उसके बाद 2017 की बात करते हैं तो 2017 में जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर जीएसपी बाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क पे इन्होंने अच्छा काम किया है। तो ये इन्होंने 2017 में अपना जीएसटी के ऊपर पूरा फोकस किया। उसके बाद आप बात करें 2018 की, तो 2018 में इन्होंने जो है वो विद्या कौशल रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम RMS और डॉट डेटा सेंटर सर्विस टियर 3 और 4 क्लास के में काम किया 2018 में। 2020 में इन्होंने एनएसडीएल पे काम किया है, जो ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड थी फाउंडर एनएसडीएल पे, वहाँ काम किया। 2021 में उन्होंने एनएसडीएल ई गवर्नमेंट अकाउंट एग्रीमेंट लिमिटेड एंड प्रोटीन इन्फॉर्मेशन पे काम किया, और फाइनली 2022 में प्रोटीन चेंज इस ग्रोथ में आ गया। तो प्रोटीन इसका नाम जो है 2022 में पड़ गया। तो इस समय अगर आप देखेंगे तो ये जो है प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, प्रोटीन ई गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। उसके काम की बात करें तो पैन कार्ड के सेगमेंट में 43 करोड़ के लगभग पैन कार्ड एप्लीकेशन आ चुकी है, 18 करोड़ के लगभग ई पैन कार्ड इशू किए हैं, 73,000 करोड़ के लगभग 10 और पैन वेरीफाई किए, और 12,000 के ज़्यादा पिन कोड है इनके पास। वही बात करें टैक्सेशन में कि टैक्स सर्विस में इन्होंने क्या किया, तो 77 करोड़ के लगभग टैक्स पेयर चालान प्रोसेस कर दिए हैं अभी तक। वहीं 73,000 प्लस करोड़ के लगभग टिन एंड पैन जो है अक्रॉस इंडिया में वेरीफाई कर दिए गए हैं। 12 करोड़ के लगभग जो है पिन हो गए हैं, 12,000 पिन कोड्स हैं इनके पास, और 7,000 से ऊपर इनकी लोकेशन है, 7,000 प्लस से। वहीं अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एनपीएस सेगमेंट में, तो एनपीएस सेगमेंट में ओवर ऑफ 5.5 बिलियन जो है इन्होंने सेटलमेंट किए हैं, प्रोसेस एवरी डे, हर दिन करते हैं 5.5 बिलियन। ओवर 60 मिलियन जो है सब्सक्राइबर हैं इनके, ओवर एंड
MM AUM है इनका और 10,000 प्लस जो है इनके कॉर्पोरेट के क्लाइंट्स हैं। वहीं बात करते हैं API अटल पेंशन योजना में इन्होंने क्या काम किया है दोस्तों, तो ओवर 59 मिलियन अलॉटमेंट कर रहे हैं ये पर डे, डिजिटल और ऑनबोर्डिंग यूज़र आधार के थ्रू कर रहे हैं और रीमैप्ड टू API ऐप कर रहे हैं। तो ये काम कर रहे हैं API ऐप के ऊपर और उसे रीन्यू कर रहे हैं। उसके अलावा बात करें KYC के बारे में, तो KYC में ओवर 7.25 बिलियन जो है ट्रांजेक्शन ऑफ पैन OPD कर रखा है, ओवर 2 बिलियन जो है ट्रांजेक्शन ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन करा हुआ है, ओवर 950 mm ट्रांजेक्शन फॉर KYC और 240 mm ट्रांजेक्शन फॉर साइन इन्होंने प्रोसेस किया। तो ये इनका पूरा हिस्ट्री है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों IPO साइज की। तो प्रोटीन गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी IPO का जो बुक वैल्यू साइज है वो 490 करोड़ का होने जा रहा है। तो ये टोटल जो है द इशू इज इंस्टिल ऑफर फॉर सेल, तो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है ये दोस्तों। तो ये छोटा सा एक नेगेटिव पॉइंट बनता है। तो इसका जो पूरा का पूरा अलॉट जो कि इशू साइज आने वाला है दोस्तों, वो ऑफर फॉर सेल कैटेगरी में, यानी कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग जो है वो डाइल्यूट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो 490 करोड़ इसका साइज है दोस्तों। और ये छोटा सा एक जो है नेगेटिव पॉइंट बनता है इन्वेस्टर के लिए, ये जहाँ फ्रेश इशू ना होके ऑफर फॉर सेल पूरा का पूरा 100% होता है। तो ये छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है यहाँ। अब बात करते हैं डेट्स की। तो 6 नवंबर को ये ओपन होने जा रहा है दोस्तों और 8 नवंबर को ये क्लोज हो जाएगा। वहीं 10 रुपये फेस वैल्यू रखी गई है। पर शेयर की प्राइस बैंड की बात करें तो 752 रुपये से 792 रुपये के बीच में रखा गया है। लॉट साइज़ की अगर हम बात करें तो 18 शेयर का लॉट होने जा रहा है ये, और हमें कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है, याद रखिएगा 792 रुपये पे। टोटल इशू साइज है 490.33 करोड़ का। वहीं पूरा का पूरा साइज जो है वो ऑफर फॉर सेल है, तो कुछ भी इसमें फ्रेश इशू नहीं है दोस्तों। और एम्प्लॉय के लिए जो डिस्काउंट रखा गया है वो 75 रुपीज़ रखा गया है, जो कि पर शेयर मिलेगा 75 रुपये का। वहीं ये जो IPO लिस्टेड होगा वो BSE पे होगा दोस्तों, NSE पे नहीं होगा, केवल BSE पे होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके लॉट साइज़ की। तो 18 शेयर का लॉट होने जा रहा है दोस्तों। रिटेल मिनिमम कैटेगरी जो है 1 लॉट की 18 शेयर है, 14,256 रुपये पे करने हैं। रिटेल मैक्सिमम में 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 252 शेयर आएंगे 1,99,000। स्मॉल HNI मिनिमम में 15 लॉट का होगा, 270 शेयर आएंगे 2,13,000। स्मॉल HNI मैक्सिमम में 70 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1,260 शेयर आएंगे 9,97,000 देना है। बिग HNI मिनिमम में 71 लॉट आएंगे, 1,278 शेयर मिलेंगे, 10,12,000 रुपये पे करना है। तो इस टाइप से ये जो है पूरा लॉट का डिस्क्रिप्शन बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन कोटा की। तो QIB के लिए 50% का पोर्शन रखा गया, काफ़ी अच्छा पोर्शन है। रिटेल कैटेगरी के लिए काफ़ी अच्छा है दोस्तों, 35% का इशू रखा गया है। और वहीं अगर हम HNI की बात करें तो 15% का है, तो काफ़ी अच्छा रखा गया है, 50, 35 और 15। तो रिटेल के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि 35% का कोटा उन्हें मिल रहा है। अगर कोई कंपनी निगेटिव परफॉर्म करती है तो सेबी के अकॉर्डिंग 10% से ऊपर रिटेल का कोटा नहीं रहता है, अदरवाइज सभी में ऐसा रहता है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल पैरामीटर की। फाइनेंशियल में कंपनी कैसा दिखा रही है और फाइनेंशियल पैरामीटर कितने स्ट्रॉन्ग है, उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये चलते हैं फाइनेंशियल पैरामीटर की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं इनका रेवेन्यू जो इंक्रीज हुआ है दोस्तों, वो 1.78 टाइम हुआ है। वहीं पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो वो माइनस में रहा है, -25.63। तो ये बात कर रहे हैं हम मार्च 31, 2023 की और मार्च 31, 2022 की, लास्ट 2 सालों में। तो अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में जो है कंपनी ने इंक्रीज किया है 1.78, मतलब 2% के लगभग इंक्रीजमेंट आपको दिख रहा है 1.78 टाइम। और वहीं पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो वहाँ माइनस में कंपनी गई है, -25.63%। तो ये छोटा सा ड्रॉबैक आ रहा है यहाँ, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर आगे फाइनेंशियल एनालाइज करते हैं लास्ट 3 ईयर्स के, उसमें देखेंगे कैसा दिखता है ये आगे। और ये जो डेटा है दोनों दोस्तों वो 31 मार्च 2023 का और 31 मार्च 2022 तक का अपडेटेड है। अब बात कर लेते हैं लास्ट 3 ईयर्स के फाइनेंशियल पैरामीटर की, 21, 22 और 23 का हम यहाँ एनालिसिस करेंगे। और एक क्वार्टर भी हमने लिया है, जून का क्वार्टर 2023 का। तो लास्ट 3 ईयर प्लस एक क्वार्टर का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले क्वार्टर को ही देख लेते हैं, जहाँ अगर हम देखेंगे तो 30 जून 2023 तक कंपनी के पास जो एसेट हमें दिखाई दे रहे हैं वो 1133 करोड़ के लगभग है, 1133 करोड़ के लगभग एसेट है कंपनी पे। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो 233 करोड़ के लगभग रेवेन्यू है। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी कम है, 32 करोड़ ही सिर्फ है। वहीं अगर हम नेटवर्थ की बात करते हैं तो नेटवर्थ कंपनी की करीबन 888 करोड़ के लगभग दिख रही है। वहीं रिजर्व और सरप्लस काफ़ी अच्छे हैं, 847 करोड़ है, लगभग नेटवर्थ के बराबर रिजर्व है। और बोरिंग कंपनी भी कोई भी नहीं है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। वहीं एसिड की बात करें अगर लास्ट 3 साल की, तो 862 करोड़ से बढ़ के 1104 करोड़ पे और आज 1133 पे पहुंच गए। काफ़ी अच्छा एसिड पे इंप्लीमेंट कंपनी ने करा है, इंक्रीमेंटल ट्रेंड में है। वहीं बात करें रेवेन्यू की, तो 652 करोड़ से बढ़ के 783 करोड़ पे कंपनी 2023 में पहुंच गई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 92 करोड़ से बढ़ के 107 करोड़, बीच में 143 करोड़ पे गई थी, लेकिन थोड़ा सा डाउन चली गई और 107 आ गई, तो काफ़ी नीचे गई है। यानी 22 की तुलना में 23 में जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में गई है, करीबन 20-25% के लगभग। तो यहाँ थोड़ा सा माइनस पॉइंट बनता है। नेटवर्थ की बात करते हैं दोस्तों, तो 667 करोड़ से बढ़ के कंपनी आज 856 करोड़ पे पहुंच गई। नेटवर्थ पे भी इंक्रीज अच्छा किया। और रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है, 627 करोड़ था 2021 में, वहाँ से 22 में बढ़ के बाद 747 और 23 में बढ़ के हो गया
816। तो यहाँ इस पैरामीटर पे कंपनी काफ़ी इंडिकेशन दे रही है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। और अगर बोरिंग्स की बात करें तो कंपनी पे कोई भी बोरिंग्स नहीं है, यानी कोई भी उधारी देनदारी नहीं है, तो इसे कैश रिच कंपनी की श्रेणी में डाल सकते हैं कि काफ़ी कैश रिच है। ऊपर से रिजर्व और सरप्लस भी कंपनी के पास काफ़ी अच्छा है, तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रहा है, जहाँ ये कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है कि कंपनी पे कोई बोरिंग नहीं है। बात कर लेते हैं पैरामीटर्स की, तो एसेट में कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, रेवेन्यू में काफ़ी स्ट्रांग है, नेट प्रॉफिट जो है नेटवर्थ में काफ़ी स्ट्रांग है, रिजर्व सरप्लस में काफ़ी स्ट्रांग है, और बोरिंग कोई कंपनी पे है नहीं। तो इन 5 पैरामीटर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कंपनी दिखा रही है कि फाइनेंशियल पैरामीटर काफ़ी अच्छे इंडिकेशन दे रहे हैं। सिर्फ एक को छोड़ के जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वहाँ थोड़ा सा है, तो आउट ऑफ 6 आउट ऑफ 5 हम इसको रेटिंग देंगे कि 6 में से 5 कैटेगरी काफ़ी अच्छी है। छठी भी ठीक है, वो उसे गुड कैटेगरी में डाल सकते हैं। थोड़ा सा कंसर्न बन रहा है जहाँ कंपनी ने 22 के मुकाबले 23 में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में गई है, यानी कि 22 में कंपनी 43 पे थी और अप ट्रेंड में गई है 23 में, तो मुझे लगता है कि अभी इंप्रूवमेंट दिखाएगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। बाकी हम कह सकते हैं कि ये कैश रिच कंपनी है दोस्तों, क्योंकि कंपनी के पास कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, कोई भी कंपनी पे लोन नहीं है, तो काफ़ी अच्छा है। मोनोपोली कंपनी कह सकते हैं एक तरीके से कि गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है तो मोनोपोली है। तीसरा सिक्योरिटी पर्पस है कि गवर्नमेंट के साथ अंडरटेकिंग है, मतलब गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है मिलके, तो काफ़ी अच्छा है। और जो भी ये काम कर रही है वो कभी ऐसा नहीं है कि जो आगे चल के बंद हो जाए। फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रहे हैं। ये सब पॉइंट है जो कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और एक इन्वेस्टर को उस पर फेथ क्रिएट कराते हैं कि इसमें इन्वेस्टर को लगता है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इसे रख सकते हैं दोस्तों। तो ये इस टाइप से जो है फाइनेंशियल पैरामीटर्स के दिखा रहे हैं कि कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये प्रूफ है इसका कि ये फाइनेंशियल जो है इसके दिख रहे हैं कि डे बाय डे इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसे कंसीडर ऐसे ही स्टॉक को किया जाता है जहां फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है दोस्तों, पर अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट बार बार जो है प्रॉफिट और आफ्टर टैक्स पे नेगेटिव जाते हैं तो फिर एक कंसर्न होगा। अभी बात करें तो मार्केट कैप जो है इसका 3203 करोड़ का है, लगभग स्मॉल कैप कंपनी के रूप में आप इसे देख सकते हैं। पीई 29.91 है। पीई वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो पीई वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। अपने कंपटीटर तो इसका कोई है नहीं वैसे, पर फिर भी आप देख सकते हैं तो वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई दिया गया है जिस हिसाब से मार्केट कैप है उसके अकॉर्डिंग। अगर बात करें पीई की तो 24.86 है। वहीं मार्केट कैप की बात करें तो 3203 करोड़ का मार्केट कैप होने जा रहा है। और अगर आरओई की बात करें तो 12.49 है। वैसे 15 से नीचे जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, एक्सीलेंट 15 से ऊपर होता है, पर हम इसे गुड रख सकते हैं और एवरेज कैटेगरी भी रख सकते हैं 12.49, तो ठीक ठाक है। वहीं आरओसी की बात करें तो 16.13 है, जो कि 15 से ऊपर है, तो ये एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है दोस्तों। ईपीएस की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है, अर्निंग पर शेयर 26 के लगभग है, तो जो कि 13 से ऊपर एक्सीलेंट माना जाता है, तो यहाँ 26 है, काफ़ी अच्छा है। आरओएनडब्ल्यू भी काफ़ी अच्छा है, 12.49 मतलब 13% के लगभग है, तो 12-13% पे हम ठीक ठाक मानते हैं, तो इसे भी हम एवरेज और गुड की कैटेगरी में रखेंगे। जहाँ 13-14 से ऊपर जाएगा वहाँ अच्छा रहेगा। तो ये कुल मिला के ठीक ठाक है और फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि फाइनेंशियली कंपनी जो है वीक है। तो लॉन्ग टर्म में भी हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, तो फाइनेंशियल इज गुड फॉर द कंसिडरेशन फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, ये प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी का। द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड फ्रॉम द ऑफर एंड द ऑफर प्रोसीड विल बी रिसीव बाय द सेलिंग स्टेक होल्डर इन द प्रपोजल ऑफ ऑफर शेयर सोल्ड बाय द रिस्पेक्टिव सेलिंग शेयर होल्डर एज ए पार्ट ऑफ ऑफर। तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ ये लोग जो है OFS कर रहे हैं, यानी ऑफर फॉर सेल का दे रखा है। इंपॉर्टेंट डेट्स की एक बार फिर से बात कर लेते हैं दोस्तों, वो क्या क्या होने वाली हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट जो होने वाली है दोस्तों, ये IPO शुरू होगा 6 नवंबर से, तो 6 नवंबर मंडे को ये ओपन हो जाएगा दोस्तों। उसके अलावा हम बात करें तो ये वेडनेसडे तक चलेगा, यानी कि 3 दिन आपके लिए अवेलेबल रहेगा, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो 8 नवंबर को ये क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको 13 नवंबर को देखने को मिलेंगे। वैसे अभी प्रोसेस चेंज हो गया है, तो T+5 डेज का टैट हो गया है दोस्तों, तो जल्दी अलॉटमेंट आते हैं, तो मुझे लगता है 9 या 10 में आ जाएंगे। 13 तो लिखा है इन्होंने। इनिशियल ऑफ रिफंड जो है 15 लिखा हुआ है, तो 15 से मुझे लगता है ये भी जल्दी आ जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर और डीमेट अकाउंट जो है वो 16 नवंबर दिया गया है दोस्तों, और लिस्टिंग जो आपको देखने को मिलेगी 17 नवंबर को मिलेगी। तो मुझे लगता है ये भी पैटर्न चेंज हो गया, क्योंकि ओल्ड फॉर्मेट में है। और अभी जो है रिसेंट में जो कंपनियां आ रही हैं, आपने देखा होगा 1-2 IPO आए हैं, वो डे 3 में ही डे 4 में ही लॉन्चिंग हो जा रहे हैं। तो कट ऑफ टाइम इसका है 8 नवंबर, 5 बजे से पहले पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है, याद से दोस्तों, ये इसका कट ऑफ टाइम। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं, ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है। प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी IPO की बात करें 792 प्राइस बैंड है, 111 रुपये GMP, तकरीबन 14% का प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है, यानी 903 रुपये पे लिस्टिंग होते हुए दिख रहा है 792 के एवरेज में। फायर रेटिंग की बात करें तो 3 आउट ऑफ 5 है, 490 करोड़ का IPO, 6 नवंबर को ओपन होगा, 8 नवंबर को क्लोज हो जाएगा, और 13 नवंबर को आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी दिवाली के बाद। तो बात कर लें तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। प्रॉफिट पर लॉट की बात करें तो तकरीबन आज की डेट में ही 2000 रुपये दिख रहा है, यानी 14,900 रुपये लगाने के बाद आपको
₹2,000 का पहले दिन ही दिख रहा है, और हमारे क्राइटेरिया को अभी तो मैट नहीं कर रहा, पर मुझे लगता है कि जल्दी हमारे क्राइटेरिया को मैट करेगा, जहाँ 20 से 25% भी जाएगा, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो फाइनेंशियल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस कंपनी। सो मुझे लगता है कि इसका GMP भी बढ़ेगा और इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है वो अपने आप में ही है। दूसरा, गवर्नमेंट के साथ अंडरटेकिंग होकर काम कर रही है कंपनी, तो वो भी एक अच्छा है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट इसमें कोई ये नहीं है कि क्या कहते हैं, डेप्थ भी नहीं है कंपनी पे, जीरो डेप्थ है, कैश रिच कंपनी है, और रिजर्व सरप्लस भी काफ़ी अच्छा है। पर क्या है कि हमारा जो है 20 से 30% का जो क्राइटेरिया है वो अभी मैट नहीं हो रहा है, तो हम वेट और वॉच करेंगे दोस्तों थोड़ा सा। पर अगर जिन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो वो बहुत ही अच्छा है, मुझे लगता है दिस इज़ द गुड फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जहाँ की बंदा इसको लेके होल्ड करना चाहता है, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहेगा। जहाँ की हम लिस्टिंग गेन के लिए है तो हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो हम पहले दिन भी अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए हमें वेट और वॉच करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा डे 1 का सब्सक्रिप्शन स्टेटस। डे 1 के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बाद ही हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक था छोटा सा अपडेट। वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपनी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।